हम आपको ये बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की टीम के बीच अगली सीरीज में दो बहुत महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे, जिनमें पहला और सबसे बड़ा मैच होगा महाराष्ट्र में और दूसरा मैच है झारखंड में। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी, जबकि झारखंड की 81 सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और इसके नतीजे भी उसी दिन यानी 23 नवंबर को ही आएंगे। यानी झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के नतीजे 23 नवंबर को आप अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। महाराष्ट्र में यह चुनावी मैच ऐसे समय में हो रहा है जब हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में हराया और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आती है लेकिन समझ में नहीं आती। और हरियाणा में इस बार जलेबी की भी बड़ी चर्चा रही, जिसे ऑर्डर तो कांग्रेस पार्टी ने किया था लेकिन इसे खाया बीजेपी ने। कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी, ये मान बैठी थी कि हरियाणा में तो उसका राज आने ही वाला है, हरियाणा में उसकी जीत पक्की है, लेकिन जिस दिन नतीजे आए उस दिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। महाराष्ट्र का चुनाव जलेबी जैसा तो नहीं है बल्कि वड़ा पाव जैसा होगा और जो पार्टी वड़ा पाव की तरह वड़े की तरह पाव में दब जाएगी उसका हारना निश्चित होगा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा के अपने पहले ही मैच में हार गए। इसके अलावा हरियाणा का चुनावी मैच बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र का महामुकाबला दो टीमों के बीच होगा, जिनमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम होगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम होगी। यानी एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और इन दोनों टीमों की कुल 6 बड़ी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। अब दोनों टीमें देख लीजिए। एनडीए की टीम में बीजेपी है, शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, जबकि इंडिया गठबंधन की टीम में कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी होगी, जिसे उद्धव ठाकरे असली शिवसेना बताते हैं। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की टीम में 4 बड़े खिलाड़ी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 60 वर्ष के हैं, अजीत पवार 65 वर्ष के हैं, प्रफुल्ल पटेल 67 वर्ष के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनमें सबसे छोटे हैं 54 वर्ष के। जबकि 54 वर्ष के ही राहुल गांधी की टीम में 3 बड़े खिलाड़ी होंगे, जिनमें शरद पवार 83 वर्ष के हैं और हो सकता है कि यह शरद पवार का आखिरी एक्टिव इलेक्शन हो, क्योंकि जब अगला चुनाव आएगा तब शरद पवार की जो उम्र है वो लगभग 88 वर्ष हो चुकी होगी। उद्धव ठाकरे 64 वर्ष के हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 61 वर्ष के हैं। महाराष्ट्र में इसी साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब एनडीए की टीम ने 48 में से 17 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी ने 9, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 7 और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जबकि इंडिया गठबंधन की टीम ने 48 में से 30 सीटें जीती थीं, जिनमें कांग्रेस ने अकेले 13 सीट जीती, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की पार्टी ने 8 सीटें जीती थीं। और इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में एनडीए की टीम को हरा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 153 विधानसभा क्षेत्रों में आगे था और विधानसभा में बहुमत के लिए जो 145 सीटों की आवश्यकता होती है उससे उसे सिर्फ 13 सीटें ज्यादा मिली थी, जबकि एनडीए गठबंधन 126 सीटों पर ही सिमट गया था। यानी उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाते तो इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन जाती। इसलिए अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव के प्रदर्शन को अगर दोहराने में ही कामयाब हो जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में हार सकती है, लेकिन अगर बीजेपी वोटों के लीकेज को रोकने में कामयाब हो गई तो वो इस मैच को पूरी तरह से पलट भी सकती है। या ये कह लीजिए कि बीजेपी ने अगर विपक्ष के वोटों को बांट दिया, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने हरियाणा में किया, तब पासा पलट सकता है। और इस रणनीति को आप बांटो और जीतो का नाम भी दे सकते हैं। इसमें विपक्षी दल महाराष्ट्र के 80% हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे
और बीजेपी विपक्षी दलों के वोटों को बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में उतने वोट हासिल करने में कामयाब हो गई जितने वोट उसे लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, तो बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाकी सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा 26% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 16.9% वोट मिले, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 16.7%, शरद पवार की पार्टी को 10.2%, अजीत पवार की एनसीपी को 3.5% और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी उतने ही लगभग 3.5% वोट मिले थे। ये मैं इस लोकसभा चुनाव की बात आपको बता रहा हूं। तो अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र के चुनाव में असली और नकली का भी फैसला होगा और अब एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यह तय किया जाएगा कि कौन असली एनसीपी है और कौन नकली एनसीपी है, असली एनसीपी किसे कहा जाएगा या फिर असली शिवसेना किसकी है। ये तो अदालतों में मामले चलते रहेंगे। अदालतों के फैसले आ भी चुके हैं जिसमें उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा फैसला होता है जनता का फैसला। चुनावों के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किस एनसीपी को और किस शिवसेना को असली मानती है। क्या शिंदे वाली शिवसेना को असली मानती है या ठाकरे वाली शिवसेना को असली मानती है? शरद पवार को असली एनसीपी मानती है या फिर उनके भतीजे अजीत पवार को असली एनसीपी मानती है? इसलिए एक बहुत बड़ा चुनाव हम आपको बता रहे हैं, इसलिए यह होगा क्योंकि इससे असली नकली का भेद भी पता चलेगा। अदालतें कुछ भी कहें, चुनाव आयोग ने नाम किसी को भी दे दिया हो, पार्टी का सिंबल किसी को भी दे दिया हो, लेकिन जब तक उस सिंबल पर जनता की मोहर नहीं लगती तब तक कौन असली है और कौन नकली यह पता नहीं चलेगा। और इसलिए शिवसेना के टूटने के बाद, एनसीपी के टूटने के बाद यह पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में और अब पता चलेगा कि जनता को यह बात पसंद आई या नहीं आई। जनता को क्या यह अच्छा लगा कि शिवसेना का एक हिस्सा टूटकर बीजेपी के समर्थन में चला गया और एनसीपी का भी एक हिस्सा टूटकर बीजेपी के समर्थन में चला गया? क्या जनता इस पूरे फैसले को अपना अप्रूवल देती है? यह पता चलेगा। चौथी बात यह कि महाराष्ट्र के चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर होगा और अगर बीजेपी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी जीत गई तो ब्रांड मोदी की ताकत इसके बाद रुकने का नाम नहीं लेगी। इसके बाद ब्रांड मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए इसमें ब्रेक लगा था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी को 240 वोट मिले, जो 240 सीटें मिली थी। तब ऐसा लगा था कि ब्रांड मोदी पर कुछ ब्रेक लगा है, लेकिन उसके बाद हरियाणा का नतीजा आया और अगर हरियाणा जैसा ही नतीजा महाराष्ट्र में भी आ गया तो फिर मोदी को रोकने वाला कोई नहीं। पांचवी बात यह कि यह भूल सुधार का चुनाव भी हो सकता है। अगर राहुल गांधी इस दौरान अपनी भूल को सुधार लेते हैं तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, क्योंकि राहुल गांधी चुनावों में, लोकसभा चुनावों में जीत के बाद लगातार सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाते ही रह गए। उन्होंने शायद रणनीति पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी लोकसभा चुनाव में मेहनत की थी और उन्हें लगा कि सिर्फ वीडियो बना बना कर ही वो चुनाव जीत जाएंगे। कहीं तो उनसे भूल हुई है कि हरियाणा में उन्होंने जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवा दिया। इसलिए राहुल गांधी को जो भूल उनसे हुई है वो सुधारनी होगी अगर उन्हें महाराष्ट्र जीतना है तो। और अगर राहुल गांधी ने अपनी भूल नहीं सुधारी तो फिर जनता अपनी पुरानी भूल को सुधार कर यह बता देगी कि उसने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को 240 से 40 सीटें देकर एक भूल की थी और अब उसने इस भूल को सुधार लिया है। जैसे हरियाणा की जनता ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि 240 सीट जब लोकसभा में मिली हैं बीजेपी को, तो हरियाणा की जनता ने अपनी इस भूल को सुधार लिया और बीजेपी को तीसरी बार दोबारा से सत्ता में बैठा दिया। पिछली बार महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 122 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 42, एनसीपी ने 41 और शिवसेना ने 63 सीटें जीती और बीजेपी इन सभी पार्टियों से काफी आगे थी और सबसे बड़ी पार्टी थी।
लेकिन इस बार बीजेपी के सामने जाति जनगणना के मुद्दे की चुनौती होगी, जिससे महाराष्ट्र के 80% हिंदुओं के वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ये वोट जातियों में बटेंगे तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। अगर ये वोट एकजुट रहे और बीजेपी विपक्षी दलों के वोट बांटने में कामयाब हो गया तो फिर एनडीए को फायदा मिल सकता है। असंच मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही, हे म्हातारा महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र की राहुल जी की लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। सलाह दी उन्हें, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है। आपल्याला जास्तीत जास्त जागा यावेळेस नाशिक जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी निवडून आणायच्यात, त्याबद्दल तुमच्या आशीर्वादाची मला गरज आहे, तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे। मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या। हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका। साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है, चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है, बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है वो गुजरात जा रही थी। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं और इनमें झारखंड का नाम भी शामिल है। पिछली बार झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी के पास इस बार बहुत अच्छा मौका है जब वो एक और राज्य में जीतकर उसे विपक्षी दलों से छीन सकती है और झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है। पूरे देश में आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी यही झारखंड में है और इस समय विपक्षी दलों की पूरी राजनीति दलितों और आदिवासी समुदाय पर केंद्रित है और इसलिए अगर बीजेपी झारखंड में जीत गई तो वो विपक्षी दलों के इस नैरेटिव को तोड़ सकती है और बता सकती है कि देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां के वोटर्स बीजेपी के साथ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और इसलिए इन चुनावों से यह भी पता चलेगा कि चंपई सोरेन के पार्टी बदलने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ है या फिर वोटर्स को ये बात पसंद नहीं आई। और इन चुनावों से यह भी तय होगा कि क्या लोग ईडी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं या जनता उन्हें भ्रष्ट मानती है और उसकी कोई हमदर्दी हेमंत सोरेन के साथ नहीं है। ये तय हो जाएगा इस चुनाव में। सरकार पुनः कैसे बने इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आजकल में। तो ये तो 2 राज्य हो गए, महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन इसके साथ ही 15 राज्यों की 48 विधानसभा की सीट और 2 लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं और इनमें केरल की वायनाड सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की जगह
चुनाव लड़ रही हैं। अगर 52 वर्ष की प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से ये उपचुनाव जीत गईं, तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में पहुंच जाएंगे, जिनमें सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा में सांसद हैं, राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा के सांसद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट पर अगर जीत गईं तो वो भी लोकसभा पहुंच जाएंगी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी इसी वायनाड सीट से लड़े थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने रायबरेली की सीट को रख लिया और वायनाड सीट को छोड़ दिया और फिर यह तय किया कि अब वायनाड से उनकी बहन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वायनाड के जो समीकरण है उससे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जीतने में कोई खास परेशानी वहां से होगी नहीं, और अगर वो जीत गई तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे और ऐसी 3 सीटें हो जाएंगी जिन्हें गांधी परिवार अपनी मजबूत सीटें कह पाएगा। पहली है रायबरेली, जो पहले से ही गांधी परिवार की मजबूत सीट मानी जाती है। दूसरी है अमेठी, जिसे उन्होंने स्मृति ईरानी से इस बार वापस छीन लिया, और तीसरी सीट है वायनाड की सीट। तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जिनके आसपास गांधी परिवार की राजनीति अब घूमती रहेगी आने वाले कुछ वर्षों तक। और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में आने से अब कांग्रेस पार्टी में उनका कद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा साथ साथ आपको दिखाई देंगे। भाई बहन की जो जोड़ी है ये एक साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगी। जबकि एक जमाने में इंदिरा गांधी चाहती थीं कि संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों लोकसभा के सदस्य बने, लेकिन राजीव गांधी उस समय राजनीति में आए जब संजय गांधी इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव जीत गई तो वो और राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य एक साथ होंगे और सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य होंगी। लेकिन अगर इन चुनावों को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव हैं, जहां एक बार यह तय होगा कि योगी आदित्यनाथ इस बार कैसा प्रदर्शन करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र और झारखंड के इन चुनावों को देख लें तो देखिए कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। 3 परिवार ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, और पहला है ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे का परिवार। इस विधानसभा चुनाव में तय होगा कि लोग उनके साथ हैं या नहीं। शिवसेना, असली शिवसेना, वहां के लोग किसे जानते हैं, और अगर ठाकरे परिवार इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो अगले 5 साल उन्हें विपक्ष में बाहर बैठना पड़ेगा और उनकी पार्टी के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वो 5 साल बिना सत्ता के विपक्ष में बैठे रहें। इससे उनकी पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी और महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का जो दबदबा है वो काफी कम हो जाएगा। इसलिए उनके लिए ये डू और डाई वाली स्थिति है, करो या मरो वाली स्थिति है। और जो कुछ ठाकरे परिवार के साथ हुआ ये उनका बदला लेने का समय है। अब उनका बदला पूरा होता है या नहीं, ये इस चुनाव में पता चलेगा। दूसरा परिवार है पवार परिवार, यानी शरद पवार का परिवार। शरद पवार अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब उम्र के हिसाब से अगर आप देखें तो ये शायद उनका आखिरी चुनाव होगा, और इस आखिरी चुनाव में शरद पवार पूरी दुनिया को, पूरे भारत को, महाराष्ट्र को यह बताना चाहेंगे कि एनसीपी असल में उनकी पार्टी है, और जिस तरह से उनकी पार्टी में बगावत हुआ उस हिसाब से जनता उनके साथ है। तो इसलिए वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अजीत पवार भी इसी प्रकार से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उनकी पार्टी के लिए अगले 5 साल बिना सत्ता के विपक्ष में बैठना बहुत मुश्किल होगा, और हो सकता है कि उनके साथ जो विधायक हैं भी पुराने, या उनके जो साथ उनके साथी हैं, वो वापस शरद पवार की पार्टी में शामिल हो जाए। महाराष्ट्र में ही अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों की साख भी दांव पर होगी। राहुल गांधी की साख इसलिए दांव पर होगी क्योंकि राहुल गांधी जश्न तो बहुत मना रहे हैं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से, लेकिन हरियाणा में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव हारा है उससे उनका जो दबदबा था, जो लगातार लोग ये कह रहे थे कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं, लोग जो कह रहे थे कि उनकी लोकप्रियता अब आसमान छू रही है, अब उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है।
और अगर उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव भी है वो हार गए तो फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता अपने शीर्ष तक पहुंचने से पहले ही वापस गिरनी शुरू हो जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ये चुनाव बीजेपी को जिता गए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, उनका जो ब्रांड है भारत की राजनीति में, अगर वो महाराष्ट्र में भी जीत गए तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं है। रातों रात सब कुछ बदल जाएगा और विपक्ष का जो मनोबल है वो बुरी तरीके से टूट जाएगा। झारखंड में भी एक परिवार है, शिबू सोरेन का परिवार, हेमंत सोरेन का परिवार, जो इस वक्त उनकी साख भी दांव पर लगी होगी और ये चुनाव उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नाम और है और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस में तो अच्छा खासा कद है, वो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। वो इसलिए बड़ी नेता है कांग्रेस की क्योंकि वो गांधी परिवार की सदस्य हैं, क्योंकि वो सोनिया गांधी की बेटी हैं। पहली बार अब वो चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़कर अगर वो लोकसभा पहुंचती हैं तो ये उनके रुतबे में एक वृद्धि करेगा। उनका जो कद है एक नेता के तौर पर वो बढ़ेगा जब वो लोकसभा में जीतकर, चुनाव जीतकर आएंगी और फिर कांग्रेस में उनका कद और भारत की राजनीति में भी उनका कद बढ़ेगा। इसलिए उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जीतें और अच्छे खासे मार्जिन से जीतें। राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी, राहुल गांधी के बराबर जीतेंगी या राहुल गांधी के मार्जिन से कम में जीतेंगी, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। बड़ी खबर, और उसमें दो नए शब्द हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। पहला शब्द है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं आज, और दूसरा शब्द है सिख तुष्टीकरण। आज हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई में आखिर ऐसा क्या है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी से लेकर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला और कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों की मौत के पीछे उसका नाम लिया जा रहा है। यानी पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, पंजाब हो, यहां तक कि कनाडा में भी, कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई की मदद से कनाडा के नागरिकों को निशाना बना रही है और लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है, RAW से है। दूसरा, कनाडा में टारगेट किलिंग के तहत खालिस्तान समर्थित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आरोप है कि भारत के जो युवा कनाडा में नौकरी करने के लिए जाते हैं उन पर भारत के डिप्लोमेट्स यानी राजनयिक खालिस्तानियों की जासूसी करने का दबाव बनाते हैं और ये तमाम लोग जो हैं जासूसी करने लगते हैं। तीसरा आरोप यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंट्स के संपर्क में है और भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं कनाडा में। इस बयान से दो बातें पता चलती हैं, जिनमें पहली बात यह है कि कनाडा की सरकार ने अपने ही देश में उन खालिस्तानियों को शरण दी हुई है जो भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं और जो खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं भारत से तोड़कर। बातों ही बातों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसी असल में आरोप लगाने के लिए आई थी, लेकिन आरोप लगाते लगाते उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली कि ऐसे खालिस्तानी उनके देश में रहते हैं, वो खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। एक खास बात आप ये देखिए कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, एक हिस्सा भारत में है और एक पाकिस्तान में है, लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, सिर्फ भारत वाले पंजाब को ही ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसे सारे लोगों को कनाडा ने अपने यहां पर शरण दी हुई है। ना सिर्फ शरण दे रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है और इस बात को मुद्दा बना रहा है कि वहां इन लोगों की जान खतरे में है। दूसरी बात, इससे इन पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों के बारे में भी हमें एक बार फिर से पता चलता है। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन, वर्ष 2020 में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और 2022 में अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी की हत्या की थी, तब इसे अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ
अपनी एक बड़ी जीत बताया था, आतंक के खिलाफ अपना एक युद्ध बताया था, जिसके तहत वो ईरान में भी किसी को मार सकता है, अफगानिस्तान में भी किसी को मार सकता है, पाकिस्तान में जाकर किसी को मार सकता है, इराक में जाकर किसी को भी मार सकता है, दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी जाकर हमला कर सकता है और वहां किसी भी आतंकवादी को मार सकता है जिसे वो आतंकवादी मानता हो, और फिर कह सकता है कि यह आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग है। और खुद कनाडा ने भी इस कार्रवाई के लिए पहले अमेरिका का समर्थन किया था। लेकिन जब भारत जैसे देश किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करते हैं, तो ये देश, पश्चिमी देश, उस आतंकवादी को सबसे पहले अपने यहां शरण देते हैं, फिर उसे अपना नागरिक बना लेते हैं और ये दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को तब तक आतंकवादी नहीं मानते जब तक कि उनका इसमें अपना कोई हित नहीं छुपा होता। यानी अमेरिका और कनाडा के जो आतंकवादी हैं वो तो आतंकवादी हैं, उन्हें सब लोग आतंकवादी माने, लेकिन भारत जिन्हें आतंकवादी घोषित कर रहा है वो उनके लिए आतंकवादी नहीं है, वो उनके लिए शरीफ नागरिक हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे यहां रहने वाले तमाम शरीफ नागरिकों की रक्षा करेंगे। अब सोचिए, आज जिस तरह से कनाडा की सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और वहां की पुलिस भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा देश ऐसा कर सकता है? उदाहरण के लिए लेबनान, यमन, इराक और सीरिया जैसे देशों की सरकारें ऐसा करती हैं तो अमेरिका और कनाडा जैसे देश उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन आज हमारा अमेरिका से सवाल है कि क्या वो कनाडा के खिलाफ भी यही कार्रवाई करेगा जब कनाडा ने अपने यहां बहुत सारे अपराधियों को और आतंकवादियों को पनाह देकर रखा हुआ है। अगर भारत एक ऐसा ही हमला कर दे जैसा इजराइल कर रहा है दूसरे देशों पर, क्योंकि इजराइल के आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं, हमास के चीफ को जिस तरह इजराइल ने मार दिया, हिजबुल्लाह के चीफ को जिस तरह इजराइल ने मार दिया, भले ही वो दूसरे देशों में थे, क्या भारत ऐसा कर सकता है? और अगर भारत ने ऐसा किया तो क्या ये पश्चिमी देश हमारा साथ देंगे? आज इस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 5 आइज देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों से बात की है और ऐसा माना जा रहा है कि इन 5 आइज देशों के नेता इस मामले में कनाडा की सरकार का ही समर्थन आने वाले दिनों में करेंगे या कर सकते हैं। 5 आइज क्या है? 5 आइज का मतलब है 5 आंखें जो पूरे दुनिया पर नजर रख रही हैं, और ये 5 आंखें, 5 आइज, पूरी दुनिया का जो डेटा है, इंटेलिजेंस डेटा, वो कलेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये 5 आइज 5 देशों का वो संगठन है जिसमें कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां दुनिया के अलग अलग देशों, मुद्दों और दूसरी खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे के साथ सभी तरह की सुरक्षा जानकारियों को शेयर करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भी इन्हीं 5 आइज देशों ने भारत को लेकर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स जुटाने में कनाडा की सरकार की मदद की थी, या फिर उनके पास कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे जो उन्होंने कनाडा को दे दिए। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इसी महीने की 13 तारीख को कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने भारत के राजनयिकों की भूमिका को संदिग्ध बताया। सोचिए, भारत के जो राजनयिक कनाडा में रहते हैं हमारे दूतावास में, उसमें उन राजनयिकों पर कनाडा की सरकार ने आशंका जताई है। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा है कि इस चिट्ठी में जिन आरोपों का जिक्र किया गया उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में 5 आइज देशों ने ही कनाडा की मदद की थी। और शायद यही कारण है कि जब कनाडा ने भारत को इस मामले में एक चिट्ठी भेजकर गंभीर आरोप लगाए, तब भारत सरकार ने इन आरोपों का न सिर्फ खंडन किया बल्कि भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब करके इन आरोपों पर नाराजगी भी जताई थी। और यह विवाद इतना बढ़ गया कि अब भारत ने अपने कई वरिष्ठ डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और कनाडा के भी कई राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया है। ऐसा भारत ने पाकिस्तान के अलावा कभी किसी के साथ नहीं किया। भारत छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर रात 11:59 तक का समय कनाडा के इन राजनयिकों को दिया गया है कि आप तुरंत देश छोड़कर चले जाइए। इसलिए इन दोनों देशों के रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे। तो सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री
कनाडा की सरकार खुलकर अब भारत के खिलाफ आ गई है। खुलकर भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत जो कुछ कर रहा है कनाडा में, उसे लेकर कनाडा की सरकार चुप नहीं बैठेगी। ये जो भाषा है ये किसी दोस्त की नहीं हो सकती। ये भाषा एक दुश्मन देश की भाषा है और इस समय भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अगर आपका परिवार का कोई सदस्य कनाडा में रहता है और अगर आप या आपका कोई जानने वाला आगे चलकर कनाडा में रहने के बारे में या वहां जाकर नौकरी करने के बारे में या पढ़ने के बारे में सोच रहा है, तो अब आपको पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि कनाडा जाना भी है या नहीं, क्योंकि भारत के रिश्ते कनाडा से बहुत खराब हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि कनाडा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है, उस पर ड्रग्स के आरोप हैं, किडनैपिंग के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं, लेकिन अब वो इतना बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया कि एक सरकार, कनाडा जैसी सरकार, उसका नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो जान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई क्या है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र है सिर्फ 31 साल, 31 ईयर्स। वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका नाम मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने से लेकर पूर्व विधायक और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या में आ चुका है और यह सलमान खान को भी कई बार धमकियां दे चुका है। अब कनाडा की पुलिस कह रही है कि उसके यहां जितने भी खालिस्तानी मारे जा रहे हैं उनकी हत्या के पीछे भी यही लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई बड़ा ग्लैमरस नाम रखता है, तो आजकल बहुत सारे जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपना असली नाम हटाकर अपना एक नया नाम रख लेते हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने भी अपना असली नाम हटाकर अपना नाम लॉरेंस रख लिया, लॉरेंस बिश्नोई। और इसका जन्म हुआ था पंजाब के फाजिल्का में और ये एक गैंगस्टर नहीं बल्कि असल में एक छात्र नेता बनना चाहता था और बाद में राजनीति में आना चाहता था। वर्ष 2011 में जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में हार गया तब पहली बार इसके खिलाफ हत्या की साजिश का एक मामला दर्ज हुआ और उसी समय ये गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जब एक गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई तब उसने कई लोगों से इसका बदला लिया और वर्ष 2014 में गिरफ्तार होने के बाद ये एक बार पुलिस हिरासत से भी फरार होकर नेपाल भाग चुका है। फिर 2016 में इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और तभी से यह जेल में बंद है। और सोचिए इस गैंगस्टर पर पिछले साल वर्ष 2023 में एक ऐसी धारा लगाई गई जिससे इसे जेल के अंदर ही नजरबंद करके रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पर भारत से लेकर कनाडा में कई खालिस्तानियों की हत्या के आरोप लग रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लग रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लग रहा है, सलमान खान के पीछे ये पड़ा हुआ है और सब कुछ 31 साल का यह आदमी जेल में रहते हुए, नजरबंद रहते हुए कर रहा है। ये 2 वीडियो हमने आपको दिखाए जो लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो हैं, जिसमें एक में अभी लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्ति का गीत गा रहा है, कविता पढ़ रहा है, और दूसरा वीडियो जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको उसमें लॉरेंस बिश्नोई जब छात्र नेता बनना चाहता था तब उसकी कैंपेनिंग का ये तस्वीर है, जिसमें सफेद शर्ट में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई है जब ये छात्र संघ का नेता बनना चाहता था, जब ये यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था। लेकिन सोचिए ये लड़का यूनिवर्सिटी का चुनाव भी जीत नहीं पाया, उस चुनाव में भी ये हार गया। अब बड़ी बात यह है, ये अपराधी है, ये गैंगस्टर है, ये हत्यारा है, ये नजरबंद है जेल के अंदर, उसके बाद भी इसे एक नायक की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद भी हमारे ही देश में सोशल मीडिया पर अगर आप देख लें तो बहुत सारे लोग इस लड़के को भारत में एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, एक ऐसा हीरो जो भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है, चाहे वो भारत में रहने वाले लोग हों, चाहे वो विदेश में कनाडा तक रहने वाले लोग हों। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी छवि इसकी पेश की जा रही है जैसे ये एक भारत का समर्थन करने वाला, देशभक्ति वाला गैंगस्टर है और ये चुन चुनकर भारत के दुश्मनों को अपना निशाना बना रहा है। और
अब कनाडा ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि असल में यह भारत सरकार के लिए ही काम करता है और भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए यह काम करता है। इससे पहले हमने जो पुराने जो गैंगस्टर्स देखे थे, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन जो हमने देखे, जिनका मुंबई पर, बॉलीवुड पर राज चलता था, वो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग थे, छोटा शकील जैसे लोग थे, छोटा राजन जैसे लोग थे, अरुण गांवली जैसे लोग थे। उसके बाद जब ये लोग सब चले गए, उसके बाद ये पूरा जो स्थान था ये खाली हो गया। और अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब आज के जमाने में जो नया गैंगस्टर आया है, जो मुंबई पर राज करना चाहता है, जो बॉलीवुड पर राज करना चाहता है, वो ये लॉरेंस बिश्नोई है। अब आप ये देखिए कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपना अगला चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी खालिस्तानियों का बचाव कर रहे हैं? क्या ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है? कनाडा में अगले साल अक्टूबर 2025 में संसद के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन चुनावों में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी हार सकती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर ट्रूडो की सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है और उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय सिर्फ 33% रह गई है, जो कुछ साल पहले 63 से 70% हुआ करती थी। पिछले चुनाव में भी जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और कनाडा के जिस हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं, उसमें बहुमत साबित करने के लिए उन्हें जगमीत सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। ये वही जगमीत सिंह है जो खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह करा चुका है और पंजाब को भारत से अलग करके उसे खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग इनकी पार्टी और जगमीत सिंह करते हैं। पिछले महीने जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो की पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद अब वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और ट्रूडो को यह डर है कि कनाडा में जो 2% सिख वोटर्स हैं वो चुनाव में उनकी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और यही कारण है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर राजनीति करके सिख तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं और कनाडा के 2% सिखों को खालिस्तान के नाम पर खुश करके उनका वोट लेना चाहते हैं। हम आपको अपने देश भारत लाना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई की इतनी चर्चा हो रही है, ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी लॉरेंस बिश्नोई हेडलाइंस में छाया हुआ है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है और इसके बाद केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय से सलमान खान की सुरक्षा अब बढ़ा दी है और अब सलमान खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जो पहले उनकी Y श्रेणी की सुरक्षा हुआ करती थी, अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा सलमान खान को दी जाएगी। इसके अलावा नवी मुंबई के पनवेल में जहां सलमान खान का फार्म हाउस है, वहां भी मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और फार्म हाउस के आसपास के इलाकों में लगातार अब पुलिस की गश्त चल रही है। यानी सलमान खान अगर फार्म हाउस में जाएंगे वहां भी पुलिस के घेरे में रहेंगे और मुंबई में अगर अपने घर में रहेंगे वहां भी पुलिस के घेरे में रहेंगे। अब सलमान खान को शूटिंग के लिए भी कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म के सेट पर जाना पड़ रहा है और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ये कोई फिल्म होती तो शायद सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एक दिन में खत्म कर देते। अगर ये कोई फिल्म होती, अगर सलमान खान फिल्म कर रहे होते जिसमें वो नायक हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई को जेल में जाकर ही खत्म कर देते, सिर्फ अकेले अपने दम पर। लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये असल जिंदगी है जिसमें सलमान खान को भी कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी जान बचाने के लिए रहना पड़ रहा है। वर्ष 2011 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉडीगार्ड और इस फिल्म में सलमान खान बॉडीगार्ड बनकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स को अकेले अपने दम पर मार डालते हैं। लेकिन असल जिंदगी में उन्हें भी एक साथ कई कई बॉडीगार्ड्स के बीच रहना पड़ रहा है जो उनकी जान बचा रहे हैं। आज यहां सलमान खान की एक तारीफ जरूर करनी होगी। सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। बाबा सिद्दीकी के बारे में भी यही कहा गया कि उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। लेकिन सलमान खान इतना धमकियों के बावजूद भी बाबा सिद्दीकी के शव को देखने के लिए खुद अस्पताल गए, डरे नहीं। उनकी जान को खतरा था और यही कहा जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उनकी वजह से हुई है। और बाद में वो बाबा सिद्दीकी के घर भी गए और
इससे यह पता चलता है कि सलमान खान असल जिंदगी में भी सच्चे भाईजान हैं और वो अपनी दोस्ती को निभाना चाहते हैं, वरना शायद कोई और व्यक्ति होता जिसे इतना सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और उसी व्यक्ति ने उनके करीबी बाबा सिद्दीकी को मार डाला हो, तो भी सलमान खान बाबा सिद्दीकी का शव देखने के लिए उनके घर पर गए, अस्पताल भी गए, वो रुके नहीं। वक्त बदल चुका है। जरूरी नहीं कि आप किसी का सम्मान पांव छूकर ही करें, उन्हें देखकर अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख देना भी एक बहुत बड़ा सम्मान है।